फ्रांस की क्रांति के जो कारणों पे जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अगला कारण आता है बौद्धिक कारण या दार्शनिकों का प्रभाव। बौद्धिक कारण भी वो कारण था जिसने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की। फ्रांस में ऐसे महान दार्शनिकों का जन्म हुआ जिन्होंने लाखों लोगों को न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व में प्रभावित किया। तो जो अलग अलग जो दार्शनिक जो हुए हैं उनके जिक्र में सबसे पहला जो जिक्र आता है वो है जीन फ्रैंकोइस वोल्टेयर, 1694 से लेकर 1778। ये दार्शनिक, इतिहासकार, कवि, नाटककार और निबंधकार थे। फ्रेडरिक द ग्रेट जो प्रसा का जो शासक था, फ्रेडरिक द ग्रेट, और रूस की जो शासिका थी कैथरीन द ग्रेट, उनके मित्र थे और उसने समकालीन राज्य और चर्च पर आलोचनात्मक टिप्पणियां की। 1718 में इन्होंने ओडाइप नामक एक दुखांत लिखा। 1722 में उसने फॉर एंड अगेंस्ट नामक एक कविता लिखी। इसमें उसने स्वयं को गैर ईसाई कहा। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। कुछ समय वह इंग्लैंड में रहा। उसने ब्रिटिश समाज पर एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल था फिलोसॉफिकल लेटर्स ऑन द इंग्लिश। इस पुस्तक को सार्वजनिक रूप से जला देने के आदेश दिए गए। उसकी एक और लोकप्रिय कृति वोल्टेयर की जो वो है कैंडाइट। फ्रांस की क्रांति के समय, जिसका जिक्र आगे होगा, फ्रांस की क्रांति के समय में धर्माधिकारियों के लिए जो संविधान बना था वो वोल्टेयर के सिद्धांतों पर ही आधारित था। कहा जाता है कि वोल्टेयर का जो सिद्धांत था वो विध्वंसात्मक था, डिस्ट्रक्टिव था। वह समाज की सभी प्राचीन परंपराओं को ध्वस्त करके एक नए समाज का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन ये किस प्रकार संभव होगा, इसके बारे में वोल्टेयर ने अपने दर्शन में कुछ भी नहीं बताया। अगले जो महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं फ्रांस की क्रांति के समय वो है मोंटेस्क्यू। 1689 से लेकर 1755 इनका काल है। यह एक राजनीतिक विचारक था और यह इंग्लैंड की संसदीय पद्धति से प्रभावित था। इसका मानना था कि इंग्लैंड जो इतना समृद्ध है, इतना जो रिच है, इसका कारण उसकी संसदीय पद्धति को ही वो मानते थे कि इसके मूल में इंग्लैंड की संसदीय पद्धति उसकी सफलता का और उसकी संपन्नता का कारण है। वो इसी प्रकार की प्रणाली फ्रांस में भी स्थापित करने के पक्ष में थे और ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित होकर उसने जो पुस्तक लिखी थी, प्रसिद्ध कृति है स्पिरिट ऑफ लॉज नामक उसने पुस्तक लिखी और इसमें उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर बल दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, हम ये भी कह सकते हैं, जो आज भी हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण और स्वतंत्रता पर उसने बल दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रतिपादित किया था। और वर्तमान जो लोकतंत्रीय व्यवस्था जो है जिन भी देशों में है उनमें लगभग सभी देशों में ये पद्धति आज भी अपनाई जाती है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक हों और एक दूसरे से स्वतंत्र हों, इनका एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं हो। तो इसका जनक मॉन्टेस्क्यू ही था। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण नाम फ्रांस की क्रांति के दौरान है वो है जीन जैक्स रूसो, 1712 से 1778। सभी दार्शनिकों में रूसो सबसे अग्रणी था और उसे क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में उसने सामाजिक समझौते पर प्रकाश डाला। इसने कहा कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र पौधा होता है, उसका जन्म प्राकृतिक रूप से वो स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन समाज के कुछ समृद्ध और स्वार्थी लोग उसके साथ में समझौता करते हैं और रूसो इसी समझौते को तोड़ने पर उसने बल दिया। उसने नारा दिया था वापस प्रकृति की ओर। अपने दर्शन में रूसो ने पीपुल्स विल, सामान्य इच्छा जिसको बोलते हैं, पीपुल्स विल पर उसने बल दिया और रूसो ने फ्रांस की क्रांति को नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो फ्रांस की क्रांति का नारा माना जाता है, जो फ्रांस की क्रांति का मूल आधार जो माना जाता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये नारा रूसो द्वारा ही फ्रांस की क्रांति को दिया गया था। इसी ने जो दिया था जिसके ऊपर आगे चल के क्रांति का डेवलपमेंट हुआ। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस की क्रांति के लिए एक बाइबिल के समान पवित्रतम पुस्तक बन गई। इसके अलावा अन्य जो इसकी कृतियाँ थी उनमें एमाइल, कन्फेशंस, रेवरीज, डिस्कोर्सेज आदि महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जो रूसो के द्वारा लिखी गई। अब दार्शनिकों ने इस हद तक फ्रांस के समाज को प्रभावित किया कि ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस में प्रत्येक चाय की टेबल क्रांति का केंद्र बन गई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में ज्ञान कोश के एनसाइक्लोपीडिया जो है, जो कहा जाता है ज्ञान कोश के 17 खंड लिखे गए
और काफ़ी सारे एनसाइक्लोपीडिस्ट्स हुए जैसे दिदरो, तुर्गों, हॉलबैक आदि। तो इन्होंने 17 खंड जो एनसाइक्लोपीडिया या ज्ञानकोश के निकाले। अब बौद्धिक कारण के, सामाजिक कारण का जिक्र हम कर चुके हैं, राजनीतिक कारण का जिक्र कर चुके हैं, और बौद्धिक कारण या दार्शनिकों का जो प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक संकट ने क्रांति को जन्म दिया और यह क्रांति का तात्कालिक कारण था। यानी आर्थिक कारण की वजह से ही फ्रांस की क्रांति तात्कालिक रूप से, जो हर क्रांति के पीछे, हर घटना के पीछे जो तात्कालिक कारण होता है, तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो आर्थिक था। फ्रांस में राज्य की आय, राष्ट्रीय आय और राजा की आय में कोई अंतर नहीं था। राजा और उसके अधिकारी इस आय को संग्रहित होने के साथ ही खर्च कर देते थे, उनका कोई सिस्टम ही नहीं था। फ्रांस में बजट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग यानी कि बजट, लेखांकन और अंकेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। और आय का जो मुख्य स्रोत था वो था सामान्य जनता से लिया जाने वाला कर, जिसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं। विंगटाइन, गेबल, ये जो अलग अलग प्रकार के कोरवी, ये जो अलग अलग कोरवी तो खैर सड़कों पर श्रम है, इसके अलावा जो चर्च को टिथ, पीटर स्पेंस, तो ये भांति भांति के जो कर थे वो सामान्य जनता से लिए जाने वाले कर ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। सामान्य जनता को करों के बोझ से इतना दबा दिया गया था कि ऐसा कहा जाता है कि उनका खून सफ़ेद हो गया था। यानी कि इस हद तक उनको बुरी तरीके से करों के नीचे दबा दिया गया था कि अब उनके ऊपर और कोई गुंजाइश नहीं बची थी, और उनका जो जीवन है वो बड़ा कष्ट में बना दिया गया था। और ऐसी हालत थी कि अब और कर बढ़ाया ही नहीं जा सकता था। आय का जो दूसरा स्रोत था वो था वित्तीय संस्थाएं। जो वित्तीय संस्थाएं थी वो भी आय का एक प्रमुख स्रोत थी, परंतु अब ये वित्तीय संस्थाएं ऋण देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इनसे इतना ज़्यादा ऋण राज्य के द्वारा लिया जा चुका था कि अब इन संस्थाओं ने भी हाथ खड़े कर दिए। फ्रांस आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा था। इससे बचने के लिए केवल एक ही विकल्प था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पर भी समान रूप से कर लगाए जाए, क्योंकि हम पीछे जिक्र पढ़ चुके हैं कि धर्माधिकारी तो लगभग सारे ही करों से मुक्त थे, और जो नोबल्स या सामंत जो वर्ग है वो भी बहुत सारे करों से, कोई थोड़े बहुत ही कर उनको देने पड़ते थे। तो लगभग करों का जो सारा दायित्व था वो थर्ड एस्टेट यानी कि किसान और बुर्जुआ वर्ग द्वारा ही, सामान्य जनता द्वारा ही कर दिया जाता था। तो अब ऐसी स्थिति थी कि भाई अगर इस आर्थिक संकट से निकलना है तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट पर भी समान रूप से कर लगाया जाए। धर्माधिकारी और सामंत इस बात को समझ नहीं पाए कि यदि राज्य रूपी जहाज आर्थिक संकट रूपी इस चट्टान से टकराया तो इस जहाज के साथ साथ वो खुद भी डूब जाएंगे। मतलब इतनी बुरी आर्थिक स्थिति उस समय बन चुकी है। इस बात को न तो धर्माधिकारी समझ पाए और न ही सामंत। अब कुछ वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो इस समय हुए, उनका थोड़ा सा जिक्र होगा, क्योंकि उन्होंने इस आर्थिक संकट से निकलने के प्रयास किए, अलग अलग सुधार उन्होंने करने के प्रयास किए जो फाइनली सिरे नहीं चढ़ पाए। तो थोड़ा थोड़ा इनका संक्षेप में जिक्र करना जरूरी होगा। तो पहला जो वित्त मंत्री की बात है वो है तुर्गो, 1774 से लेकर 1776 तक। इसने श्रेणी प्रथा को समाप्त करने व कर मुक्त धान के व्यापार पर बल दिया। कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट रोल इनका नहीं रहा। दूसरा जो वित्त मंत्री है वो है नेकर, 1776 से 1781। इसे 3 बार वित्त मंत्री बनाया गया, 3 बार फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे ये आया। एक बैंकर था और प्रोटेस्टेंट, जो धर्म सुधार आंदोलन में हम प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का जिक्र कर चुके हैं, प्रोटेस्टेंट था। इसलिए सामंतों ने इसका विरोध किया, क्योंकि फ्रांस एक कैथोलिक धर्म को मानने वाला कैथोलिक स्टेट है, तो वहाँ सेकेंडरी समझा जाता था प्रोटेस्टेंट को। तो चूंकि ये प्रोटेस्टेंट था इसलिए मैक्सिमम जो सामंत थे वो कैथोलिक धर्म के समर्थक थे, तो वो उन्होंने इसका विरोध किया। अब नेकर ने जो कार्य किया वो क्या था कि उसने राज्य की आय और व्यय का लेखा तैयार करवाया कि भाई हम कितना तो हमें अर्जित होता है, किस प्रकार हम उसको खर्च करते हैं, कम से कम उसका एक रिकॉर्ड तो रखा जाए। तो रिकॉर्ड तैयार करवाया और उस रिकॉर्ड को इसने सार्वजनिक कर दिया। तो फ्रांस की जो महारानी थी उस समय, मैरी एंटोइनेट, उसने प्रेशर डाला और राजा के ऊपर प्रेशर डाल के और इसको पोस्ट से हटवा दिया गया। अगला जो वित्त मंत्री बना वो था क्लोन, 1783 से 1787। इसने आर्थिक सुधारों के लिए धर्माधिकारियों और सामंतों पर भी कर लगाने का सुझाव दिया। राजा ने एक शाही मीटिंग, असेंबली ऑफ नोबल्स, जिसमें 144 सदस्य थे, वो शाही सभा की एक मीटिंग बुलाई। और इस शाही सभा में जो निर्णय किए गए वो क्या थे
कि सामंतों पर कर नहीं लगाया जाएगा, ये निर्णय किया गया, और कोरवी को समाप्त कर दिया जाएगा। जो सड़कों पर श्रम, जो सड़क निर्माण का कार्य किसानों को मानते थे कि कोरवी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो फाइनली क्लोन का जो विचार था कि आर्थिक सुधारों के लिए धर्माधिकारी और सामंतों पर भी कर लगाया जाए, वो नहीं स्वीकार किया गया और क्लोन को कद से हटा दिया गया। अब ये डिसाइड किया गया कि भाई ये इतनी बुरी आर्थिक स्थिति आ चुकी है, तो एस्टेट्स जनरल, जिसका जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, 1302 में बन के 1614 तक जिसकी अनियमित रूप से बैठकें होती रही थी, तो एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाए, ये निर्णय किया गया। अगला जो मुख्य वित्त मंत्री के पद पर जो आया वो था ब्राइन, 1787। इसके समय में कर संबंधी राजा के आदेशों को ना लिखने पर राजा और पार्लिमा के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। पार्लिमा का जिक्र भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि ये एक न्यायिक संस्था थी और इसका मूल काम था राजा के आदेशों को न्यायिक कानून पुस्तकों में, विधि पुस्तकों में संकलित करना, क्योंकि जब वो संकलित हो जाता था तभी वो कानून बन सकता था। तो इसके समय में राजा और पार्लिमा के बीच में विवाद हो गया और बाद में राजा ने पार्लिमा को भंग कर दिया। अब पुनः वित्त मंत्री के पद के ऊपर आया नेकर, 1788। इसने राजा को परामर्श दिया कि एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जाए। जुलाई 1788 में लुई सोलवे, जुलाई 1788 में लुई सोलवे ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया। लंबे वाद विवाद के बाद में निश्चित किया गया कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के जितने सदस्य होंगे उनका योग मिलाकर उतने ही सदस्य थर्ड एस्टेट्स में नियुक्त किए जाएंगे। कि इसकी एक संरचना के ऊपर जिक्र किया गया, तो ये निर्णय किया गया कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलाकर जितने होंगे उतने अकेले किस में होंगे, थर्ड एस्टेट्स में। तो एक तरीके से फर्स्ट एस्टेट्स की संख्या 300, सेकंड एस्टेट्स की संख्या 300 और थर्ड एस्टेट्स की संख्या 600, 300 + 300 600। 5 मई 1789 को फ्रांस में एस्टेट्स जनरल का लुई सोलवे ने उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन केवल औपचारिकता थी। उद्घाटन के तुरंत बाद 2 विषयों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब क्या विवाद थे और किस प्रकार अब धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति अपना रूप लेगी, इसका जिक्र हम आगे के वीडियो में करेंगे।